हेलो क्लास नाइन्थ बच्चा पार्टी। तो बच्चों अब आपका वेट करते करते अप्रैल भी आधा खत्म हो गया है। तो अब वेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी बुक हिंदी क्लास नाइन्थ के लिए जो है गंगा वो ऑफिशियली डिस्क्लोज हो चुकी है। पूरा कंटेंट दे दिया है, सारी चीजें बता दी हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देर किस बात की, बिना देरी किए हम भी शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास नाइन्थ आपकी न्यू एनसीईआरटी हिंदी गंगा के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। अब ये लिखी है किसने? ये कहानी लिखी है प्रेमचंद्र जी ने। तो पहले हम हर चैप्टर में अपने जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। और इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि कैसे दो बैल सिर्फ जानवर ही नहीं, आपस में दोस्त भी हो सकते हैं। उनकी बहुत ही प्यारी सी कथा कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं एकदम मिस्टी क्लासरूम वन स्टाइल में। विषय क्रम आपका जो कि दिया गया है यहाँ पर आपके गद्य खंड में, पहला चैप्टर है प्रेमचंद्र जी का दो बैलों की कथा। तो पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के बारे में पहले पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वतंत्रता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। आगे देखते हैं, विशेषता है उनकी, क्या विशेषता है? उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। यहाँ दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि कैसे कृषि के समाज में चीजें होती हैं और पशु की कैसे भावात्मक संबंध होते हैं कृषक से, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। किसान से कैसे उनके संबंध होते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब चलते हैं हम कहानी पर। कहानी दो बैलों की कथा। तो ये कहानी शुरू होती है बच्चों, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। कहते हैं ना कि क्या मतलब, जैसे भी किसी को बुद्धिहीन बताना हो तो गधे को एग्जाम्पल रख देते हैं। तो ऐसे समझा जाता है कि गधे में बुद्धि ही नहीं होती। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधापन, उसकी निरूप द्रव, सही गुणता
ने उसे ये पद दे दिया है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जब ब्याने वाली होती है गाय तो वो एकदम क्या मरा बहुत ही कैसी सींग मारने लगती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। गधा कभी भी असंतोष नहीं होगा, वो ऐसा ही दिखेगा। वैशाख में चाहे एकाध बार दुलतली झाड़ लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, मतलब वो ऐसे दुखी सा ही रहता है, एक सही स्वरूप रहता है उसका। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। मतलब वो कि सुख हो दुख हो लाभ हो हानि, वो हर हाल में एक जैसा ही रहता है, फिर भी लोग उसको बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, जो सीधा है उसको पागल समझ लिया जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, काले हैं, जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सज्जन कहलाने लगते। अगर वो लड़ने लगते तो उनको सज्जन समझा जाता, अभी उनको पागल समझा जाता है। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय से ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे से छोटा भाई मतलब गधे से कम बेवकूफ यहाँ बैल को आका गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बैल या बछड़ा का तर्ज का भी प्रयोग होता है। क्या कहते हैं ना कि बैल बुद्धि है क्या, ऐसे करके बोलते हैं। तो बैल क्या है, गधे के छोटे भाई के रूप में उसको आंका गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वोच्च कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है, क्योंकि गधा तो रिएक्ट ही नहीं करता। झूरी काछी के 2 बैलों के नाम थे। अब यहाँ कहानी शुरू हुई 2 बैलों की कथा। झूरी काछी के 2 बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। ढगले में उन्हें बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। एक साथ रह रहे थे तो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए थे, पहचान गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे, मतलब अपनी ही चुपचाप भाषा में अपने आप से बात करते रहते थे। दोनों से एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसा गुण गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। मतलब हमें भी नहीं पता, हम नहीं समझ पाते कि कैसे वो लोग बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। प्रेम विरह का नाता ना सही, केवल वाणिज्य के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो आपस में मिलकर खुश होते हैं, ऐसे वो भी रहते, वैसी घनिष्ठता हो गई थी। इसके बिना दोस्ती कुछ पुख्ता कुछ हल्की सी थी, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब वो चाहते थे कि मेरे दोस्त से ज्यादा बोझ मेरे पास रहे, मेरा दोस्त को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। दिन भर के बाद चारे के समय दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट
चुटकार अपनी थकान मिटाया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, मतलब दोनों साथ साथ ही खाते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। जो झूरी था, जिसकी ये दोनों बैल थे, उसने गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, दोनों उनको क्या पता कि वो वहां क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना गांव बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दोनों पछुआ आ गए। पीछे से हाका तो दोनों भागे, दोनों एकदम भागे भागे भागे। पछुआ पकड़कर जो ने लेके जा रहा था आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, मतलब जो उनको ले जा रहा था उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, मतलब जो उन्हें निकाल कर भेज रहे थे, झूरी वो उनसे पूछता कि क्यों भेज रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। वो कहते हैं हमें यहाँ से जाना नहीं है, चाहे हमसे और ज्यादा काम करवा लो। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया उसे वह सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों दे दिया। वो कहते हैं कि तुमने इसको हमें क्यों दे दिया, वो ऐसा कहना चाह रहे थे। अगर बोलते तो वो जरूर कहते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। शाम को वो पहुंच गए अपनी ससुराल, मतलब उसकी जो झूरी की ससुराल थी वहां पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में सानी लगी तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। वो गुस्सा थे, मतलब ये दिखा रहे थे कि हमें यहाँ क्यों लेके आए, भूखे थे फिर भी खाना नहीं खाया। दिन भारी हो गया था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, जो उनका दिल था वो एकदम भारी हो गया। वो दुखी हो गए कि जिन्होंने वो अपना घर समझ रहे थे वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सन्नाटा छा गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले। इतनी तेज मतलब जो बंधे हुए थे वो उनसे तोड़ दिए, पैरों से बंधे हुए थे तो वो तोड़ दिए और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, फिर भी उन्होंने गुस्से में आकर वो तोड़ दिए। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, मतलब उनकी ताकत थी डबल हो गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। उसने देखा कि दोनों बैल तो वापस आ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गांव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहपूर्ण स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। वो खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्ण न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निर्णय किया, दोनों पशुओं का अभिनंदन होना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी। सब खुश हो रहे थे कि ये कैसे वहां से वापस आ गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, मतलब इतना प्यार करने वाले कि वो कहीं जाओ भेजो तो वापस आ जाएं। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वह जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। मतलब वो कह रही थी कि वहां पर काम करना पड़ गया तो भाग के आ गए, क्योंकि उसके तो घर गए थे वो। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, वो कहता है अपनी बीवी से कि नमक हराम क्यों कह रही हो, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। वो कहता है कि इनको खाने पीने के लिए नहीं दिया होगा। स्त्री ने रोष के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने कहा, चारा मिलता तो क्या
भाग तो क्यों भागते? वो कहते हैं कि खाना ही नहीं मिला होगा, पर खाना तो उनको मिला था। स्त्री बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहराते नहीं, खिलाते हैं तो रुखाई से जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। और अब देखूं कहाँ खुली और चारा मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वो उनको गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि मैं इनको सूखी घास फूस दूंगी, मैं कुछ नहीं दूंगी, चाहे खा ले चाहे मर जाइए, आए क्यों वहां से। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकिद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं, आंखों में हताशा सी छा गई। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता रे, मालिकिन मुझे मार डालेगी। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मालिकिन मुझे मार देगी, चुपचाप डाल ले। वो कहते हैं चुपचाप डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, जब वो मुझे पकड़ लेंगी तो तुम उन्हीं का ही रट लगाओगे, मेरी बात मतलब मेरी तरफदारी नहीं करोगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, जो उस लड़के और लेडी का भाई था, वो फिर से आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अपने वाले बैलों को तो सब कुछ दिया, पर उन्हें सूखा भूसा ही दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। उसकी टिटकार पर उठने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत स्वाभिमान की व्यदा थी। मतलब वहां पर जो झूरी था उनको बिल्कुल नहीं मारता था, प्यार से उनको रखता था। उस पर मिला सूखा भूसा, नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई। तो एक तो मारा पीटा और ऊपर से सूखा खाना पीना भी दिया, तो उन्होंने देखा ही नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली। दोनों ने हल चले ही रही, मैं मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ही नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। लून, रस्सी, जुआ, जीन सब टूट टूट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ में आते ही नहीं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, कि यहां से भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। वो कहते हैं कि अब की तो बहुत मारेगा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया तो आदमी है, उसने साथ जुटे रहना ही दोनों के हाथों में था। उसके साथ जुटे रहना ही दोनों के हाथों में था। मोती बोला, कहो तो दिखा दो, कुछ मजा भी आता है, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। वो कहता है कि मैं नहीं सहन करूंगा, मुझे मारेगा तो मैं भी उसको गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। दोनों बैल कह रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, जिसका भाई था वो आ गया और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मुनासिब है। वो समझ गए थे तेवर देखकर कि ये अभी सही मूड में नहीं है। आज दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। दोनों के एक एक रोटी मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वो सोचते कि यहाँ भी कोई अच्छा है जिसने हमें रोटी ला कर दी। लड़की भूली थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। मतलब वो उसको समझ में आ रहा था कि अगर जैसे माँ का प्यार नहीं मिलता तो क्या होता है, उनको भी बैलों को प्यार नहीं मिल रहा था, तो वो इसलिए उनको रोटी देकर चली गई। आगे देखते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों दिन भर सूखा भूसा खाकर भी दुबले ना होते। मतलब वो एक रोटी मिलने पर भी और जो सूखा भूसा खा रहे थे उससे पतले नहीं हुए, मगर दोनों की आंखों में रोष
तेज में विरोध भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो फिर वो दूसरा कहता है, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाए। वो कहता है कि अगर तुम उसको मार दोगे तो उसका पापा मर जाएंगे। वो लड़की जो हमें रोटी देती है वो उसी की ही लड़की है। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। मतलब वो मालकिन जो है, जो उसकी सौतेली माँ है, वो तो लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। दूसरा उसको संभालता रहता है, एक गुस्से वाला होता है, दूसरा संभालता है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तड़प कर मरे। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। उतनी मोटी रस्सी थी, उनके मुंह में ही नहीं आती थी। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। जो वो आदमी था वो निकला, वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब दोनों भाग गए, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ही न रहा कि किस रास्ते वो जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका उन्हें पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। फिर हीरा कहता है, मालूम होता है हम रास्ता ही भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वही तो मार गिराना था। दूसरा कहते कि क्यों भागे? उसको मार गिराते, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? मतलब वो अपने धर्म पर अड़िग हैं कि हम क्यों मारे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं। चुपचाप खा रहे थे। जब पेट भर गया, दोनों को ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में भी गिर गया। उसे भी क्रोध आया और फिर संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा ठीक नहीं, तो किनारे हट गया। मोती समझदार था, वो किनारे हट गया। तो फिर तीसरा पार्ट आता है, अरे यह क्या? कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, बहुत बड़ा सांड उनके सामने आ गया। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। वो समझ गए थे कि ये हमसे भिड़ने आ रहा है, इन्हीं की तरफ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। हीरा ने विनीत स्वर में कहा, अपने सधे में भला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। वो कहता है कि हम विनती करेंगे तो भी हमें मार देगा, हम भाग जाते हैं। तो दूसरा कहता है, भागना कायरता है, तो फिर यही मरे। बंधा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए वो क्या होता है। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रोकता हूं, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय यही है कि हम उससे लड़ें। दोनों मित्र जान जोखिम में डालकर लड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने युक्ति बनाई। जैसे ही सांड ने झपटा मारा, हीरा आगे से भिड़ा और मोती पीछे से लपका। सांड उनकी ओर झपटा तो हीरा ने उसे रोका। वह चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर वे दोनों भी उस्ताद थे, उन्हें वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए दौड़ा तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो फिर हीरा ने दूसरे पहलू में सींग घुसेड़ दिया। बेचारा घायल होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब उस दोनों ने उसे छोड़ दिया, जब वो सांड वहां बिल्कुल एकदम गिर गया। दोनों मित्रों विजय के नशे में मस्त चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं।
हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, मतलब वो गिर गया है अब उस पर सींग मत चलाओ। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी उनकी रखवाली के लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। मतलब अब उस खेत का मालिक आ गया था, लोग उसकी तरफ पीछे भाग रहे थे। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा साथी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। वो भागा नहीं, वो अपने दोस्त के लिए रुका रहा। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्र को पकड़ लिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, यहाँ तक कि पानी भी ना मिलता था। यह दूसरी यातना थी। इससे तो गया गृहस्थी में अच्छा था, जब गया के यहाँ था तब अच्छा था, सूखा खाना पीना तो मिलता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन में मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इनको इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। और इससे क्या तृप्ति होती, जो दीवार चाटने से क्या उनका पेट भरता। रात को भी उन्हें कुछ भोजन ना मिला। दोनों ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता हीरा। मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ दें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होता। दूसरा कहता है, पर इसी बूते पर अकड़े थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपनी नुकीले सींग से दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा कि मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल गई। फिर उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, मतलब वो दीवार टूटने लगी। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उपद्रव देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती में पड़े पड़े कहा, आखिर मार ही खाई क्या मिला, अपने बल भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो फिर और कोई चौकीदार ने देखा तो हमें और बंधन में डाल देगा। जो जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ ना धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इसी भाई यहाँ बंद है, किसी की मदद में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो लाओ मैं भी जोर लगाता हूँ। दूसरा भी तैयार हो जाता है कि चलो तोड़ते हैं, सबकी जान बच जाएगी। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रही हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से आधी गिर गई। उससे दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सब उठ गए कि दीवार गिर गई, तो मतलब सबको समझ आ गया कि अब बाहर निकल सकते हैं। 3 घोसियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए। अब गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हैं, गधे नहीं गए, वो वहीं खड़े हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ जाए, मतलब फिर कहीं कोई हमें पकड़ ले तो क्या हुआ, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे वहीं पड़े रहे फिर भी कि ये फिर से हमें ना पकड़ ले। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, मतलब तुम जाओ, हो सकता है हम कहीं बाद में फिर मिलेंगे। मोती
ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आशीर्वाद ही देंगे, मतलब ये लोग तो बच गए। यह कहकर उसने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े से बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, मतलब वो तो वापस आ गया और उन गधों को बाहर निकाल दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, यहाँ अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मतलब समझ गए थे कि सब इसने ही किया है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला था। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आहार था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता, कई बार गिर पड़ते। एक दिन बाड़े के सामने ढोल बजने लगे और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता? सहसा एक दाढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों को के कूले में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतःकरण से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे कि कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें संदेह ना रहा। दोनों ने एक दूसरे की भीति भरी नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा कहने लगा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी कि गया के घर से हम भागे ही क्यों, वहीं रहते। मोती ने अश्रु भरे स्वर में उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना सब बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब ना बचाएंगे। यह आदमी हमें कसाई खाने ले जाएगा, देख लेना। वो आदमी वो क्या सोचते हैं कि हमें कसाई खाने ले जाएगा, अब हम मर ही जाएंगे तो चिंता क्या है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी के काम ही आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोली बोली कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सके थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि यह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा मार देता था। राह में गाय बैल एक झुंड हरे हरे में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, हंसते कूदते उछलते दिख रहे थे, कहीं आनंद में बैठे जुगाली कर रहे थे कि क्या कितना सुखी जीवन है उनका, पर कितने स्वार्थी हैं। सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई कसाई के हाथ में पड़े हुए कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। वो समझ रहे थे कि ये राह तो जानी पहचानी है, रास्ता तो हमें जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होती गई, सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। अरे यह तो अपना ही घर आ गया, इसी कुएं पर हम पानी पीते थे, इसी रास्ते से हम जाते थे, यहाँ कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। कहता है कि क्या ये जाने देगा? वो कहता है इसको भी मैं मार दूंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम भाग आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलाचे हुए करते हुए घर की ओर दौड़े। यह हमारा थान है। दोनों दौड़ दौड़कर अपने थान पर आकर खड़े हो गए। दाड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उनको बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था। दाड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं परसों नीलाम में खरीद लाया हूं। मैं तो समझता हूं चुरा लाए हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अब क्या होता है, मेरे बैल हैं,
इसका सबूत यह है ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। दड़ियल दूर हटा और गांव के बाहर निकल गया, पर खड़ा दड़ियल यहाँ का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा गालियां बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोतियां विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार न छोड़ता। वो कहते हैं कि अगर पकड़ता तो मैं उसको मार देता। अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो देखे कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान तो को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में हर्ष उल्लास मचा हुआ था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। वो भी मालकिन जो थी वो भी उनसे प्यार करने लगी कि ये जो बैल हैं यहाँ पर आ गए। तो ये प्यारी सी कथा थी बैलों के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन आंसर्स का चाहिए तो, और आपको ये शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।